हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये क्वेश्चन पेपर है PT1 का, जो KVS में होने वाला है। मतलब जो फर्स्ट टर्म जो होता है ना, उसके क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का पेपर है। ये आप लोगों को जैसा कि देख के समझ में आ रहा होगा, और क्लास 7 का है। ये आपको पहले ही दिख रहा होगा, ये है क्लास 7 का पेपर। सो चलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ ये पेपर। आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को आने वाला है, और आप इजीली कैसे इस पेपर को बहुत आसानी से, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़े हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करके, मतलब थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके। आप चाहें तो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप लोग नंबर ला सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब पूरा हर चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए मैं पेपर आपके साथ पहले सॉल्व करती हूँ, उसके बाद फिर अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम वो देखेंगे। मतलब अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, और आपके जो भी डाउट होंगे सब क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहले तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि चाहे मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत, आपको ये तीनों सब्जेक्ट में एक पैराग्राफ आएगा ही आएगा, जिससे रिलेटेड आपको किसी में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, किसी में 3, किसी में 2, मतलब आपको वो सॉल्व करने रहेंगे, जिसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। और ये सबसे ईजी होता है और स्कोरिंग होता है, जिसको आपको घर से पढ़ के नहीं जाना होता। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। परिश्रम उन्नति का द्वार है। मनुष्य परिश्रम के सहारे ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचा है। उसी के सहारे उसने अन्न, वस्त्र, घर, मकान, भवन, बांध, पुल, सड़कें आदि बनाई हैं। तकनीकी का विकास किया, जिसके सहारे आज यह जगमगाती सभ्यता चल रही है। परिश्रम केवल शरीर की क्रियाओं का ही नाम नहीं है, मन तथा बुद्धि से किया गया कार्य भी परिश्रम कहलाता है। हर श्रम में बुद्धि तथा विवेक का पूरा योगदान रहता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन सदा स्वाभिमान से पूर्ण रहता है। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। जो परिश्रम करता है वो खुद ही अपना भाग्य बनाता है, ऐसा इसमें कह रहा है। उसमें आत्मविश्वास होता है। परिश्रमी किसी भी संकट को बहादुरी से झेलता है तथा उससे संघर्ष करता है। परिश्रम कामधेनु है, जिससे मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मनुष्य को मरते दम तक परिश्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो परिश्रम के वक्त इनकार करता है वह जीवन में पिछड़ जाता है। तो ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इजी है, ये हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन तक है, और इन सब में एक एक मार्क्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान विकसित अवस्था तक मनुष्य कैसे पहुंचा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वर्तमान अभी की अवस्था में कैसे पहुंचा, परिश्रम करके पहुंचा है। तो ऑब्वियसली आत्मविश्वास से, जंगल से, बुद्धि से, परिश्रम से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये परिश्रम से। मन तथा बुद्धि द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? मन तथा बुद्धि द्वारा भी जो कार्य हम करते हैं वह भी परिश्रम कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी अभी, वो उसी में से है। तो आप लोगों को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर पैराग्राफ को काफ़ी अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। परिश्रमी व्यक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं? आत्मविश्वासी, स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है, स्वाभिमानी होता है, उपयुक्त सभी, तो सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो परिश्रम करता है। कौन जीवन में पीछे रह जाता है? जो विश्राम करता है। ये पहला ही जो ऑप्शन है हमारा है ना, यही सही है ऑब्वियसली। जिस पर संकट आते हैं नहीं, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती, मतलब नहीं, वो भी ऐसा नहीं होता। जो परिश्रम नहीं करता, हाँ, जो विश्राम करता है या फिर जो परिश्रम नहीं करता, क्योंकि हमारे पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया है सीधे सीधे कि जो परिश्रम नहीं करता है वह क्या होता है, पीछे रह जाता है, पिछड़ जाता है। इसीलिए हमारा आंसर एकदम सटीक जो आंसर है वो ये होगा। मनुष्य परिश्रम से क्या बनाता है? मनुष्य परिश्रम से घर बनाता है, बांध बनाता है, पुल बनाता है, या फिर ये सभी? तो सभी परिश्रम से ही बनाएगा ऑब्वियसली। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि व्याकरण का सेक्शन अब आ गया हमारे पास। इसमें प्रश्न 2 क्या है? जातिवाचक संज्ञा के 2 शब्द लिखो। मतलब जो आपका एग्जाम्पल होता है ना जातिवाचक संज्ञा का, तो वो आपको यहाँ पे 2 कोई भी या मतलब एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख लेना है।
ठीक है। तो उसमें आपको ये नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। तो भूखे, और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, भूखे प्यासे में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। बस इतना ही आपको मेंशन करना है और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित शब्द के दो दो पर्यायवाची, तो पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता ही होते हैं, तो दो दो ही लिखने हैं सिर्फ, क्योंकि होते तो बहुत सारे हैं बट इसमें दो दो मेंशन किया हुआ है, तो आपको सिर्फ दो दो ही पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो मैं जल्दी में कर रही हूँ तो नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर इसका दे दूँगी। नहीं तो अगर आंसर के साथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी आंसर के साथ। तो चलिए, वैसे आंसर इसमें काफ़ी हद तक मैं बता ही दे रही हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। मिलान करें। संभ्रांत, चंचल, समतल, मूसलाधार, वर्षा, आंगन, महिला, नदियाँ। संभ्रांत का होगा ऑब्वियसली महिला। चंचल, चंचल क्या होती हैं, नदियाँ होती हैं। समतल क्या होता है, आंगन होता है। मूसलाधार वर्षा होती है। तो ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये इतना है कि मतलब ये आप अगर नहीं भी पढ़ के गए हैं तो भी आपसे काफ़ी हद तक बन जाएगा। जो रेगुलर स्कूल जाते होंगे ना, उनसे तो डेफिनेटली बन जाता होगा। निम्न विशेषण शब्दों के सामने उनके विशेष्य लिखिए। तो उसकी विशेषता बताने वाले जो संभ्रांत है विशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण शब्द है, इसके सामने क्या लिखना है हमके, विशेष्य। तो ये इसको विशेष्य कहते हैं और ये विशेषण है। तो संभ्रांत जो है वो महिला की विशेषता है। मूसलाधार वर्षा, तो वर्षा की विशेषता क्या है, मूसलाधार, तो इसीलिए ये विशेष्य है और ये विशेषण। तो इसी टाइप का आपको लिखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7। जिस प्रकार काठ और पुतली दो शब्द जोड़ने से कठपुतली बना है, ठीक उसी प्रकार सोन शब्द में अन्य शब्द जोड़कर दो नए शब्द बनाइए। तो अब जैसे काठ और पुतली, काठ दो, ये दो मिलके क्या बना, कठपुतली। तो सोन के आगे कुछ भी आप लगा के उसको जोड़ के आप अपने मन से बना सकते हैं कोई भी शब्द जो बनता हो। तो सोन के आगे परी भी लगाएंगे तो सोन परी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप, और मतलब सिर्फ दो ही पूछ रहा है तो दो नए शब्द आप बना सकते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बसंत पाठ्य पुस्तक से, जो आपकी पुस्तक है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन। इसके पहले हमने एक मतलब वो पैराग्राफ देखा, उसके बाद व्याकरण देखा, और अब हम देखेंगे पुस्तक से। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें ये जो पद्यांश है इसे हमें पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। और क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन पूछा है जिसमें एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है। तो कवि एवं कविता का नाम लिखो। तो इसमें एक तरफ कविताएं लिखा है और उसी में मतलब ये कवियों का नाम भी लिखा हुआ है। ये थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको आएगा एग्ज़ाम में। तो आपके जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, जैसे चार चैप्टर आएंगे या 5 चैप्टर आएंगे, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो इसमें ज़्यादा तो आना नहीं है। तो जितना भी आना है उनके मतलब ये आप नाम पढ़ लीजिएगा और उनके जो कवि का नाम होगा वो, क्योंकि कविताएं ऐसा नहीं ना कि पांचों की पांचों कविताएं होंगी, एक ही कविता या दो कविता होंगी, तो उसका आपको नाम और उसके कवि का नाम पता होना चाहिए। तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और बुक में से ही आपकी जो कविताएं हैं उन्हीं में से ही किसी एक कविता से 4 पंक्तियां उठा के दे देगा। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला जो पंक्तियां आई हैं, कोई भी किसी भी कविता का दे सकता है जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले से सिलेबस में दिया गया हो कि ये वाला चैप्टर आएगा। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खेल चुगते तारक अनार के दाने। तो ये जो 4 लाइन है ये किस कविता से है और इसके कवि कौन है, तो ये हमको इसमें से छांटना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। पक्षियों की अभिलाषा क्या है? तो उसमें ऑप्शन आपको दो ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक करना है। आकाश की सीमा तक उड़ने को, और ये भी वही होगा आकाश में गीत गाने की, मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ पक्षियों की अभिलाषा क्या है। इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा। तो आप सभी को पता ही है कि उसे उड़ना है, पिंजरे में कैद नहीं रहना है। तो इस टाइप का जहाँ भी आपको ऑप्शन दिखे तो उसमें आपको टिक कर देना है। नभ का पर्यायवाची शब्द लिखो। नभ मतलब क्या होता है, आकाश, आसमान। ऑब्वियसली पर्वत नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ है वो भी नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा। आकाश फर्स्ट ऑप्शन है जो दिख रहा है, तो वो नभ का आकाश हो जाता है। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? नदी व झरनों का जल, वर्षा का जल, नल का जल, पिंजरे में रखी कटोरी का जल। ये तो ऑब्वियसली नहीं, तो नदी व झरनों का जल।
उसके बाद क्या है, बंधक किसका है, स्वर्ण श्रृंखला का, श्रृंखला का, स्वर्ण का, मनुष्य का। स्वर्ण श्रृंखला का बंधन, जो उसका बांधा गया है, जो उसका बंधन है, वो स्वर्ण श्रृंखला का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें से आपको ये दिया है, देख सकते हैं आप, इनमें से आपको 5 में से 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं क्लियर नहीं होगा या जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानकारी होगी। जिसके बारे में अच्छे से जानते हैं उनमें से ये चारों का आंसर आपको देना है। तो 2 नंबर है हर एक क्वेश्चन में, तो थोड़ा अच्छे से ही लिखना है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, बहुत ही पवित्र नदियाँ होती हैं, मतलब इनके बारे में आपको कम से कम 4 जो पॉइंट है ना वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंधु का अलग 2 पॉइंट और ब्रह्मपुत्र की अलग 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, इससे भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और इन लोग का एक साथ भी, आप सिंधु और ब्रह्मपुत्र का एक साथ भी 4 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, ये भी आपको पूरा अच्छे से लिखना है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। और अगला क्वेश्चन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। उसके बाद काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो ये आपके पूरा उसमें शुरू के जो आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से कवर अप हो गया है। और मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, बट जो नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए है कि इतने क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाल महाभारत कथा से ये कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, ये लास्ट है, इसमें 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन आपको करना है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर। और इसमें दिए कितने हैं, 4। भीष्म पितामह कौन थे, तो ये आपको बहुत इजीली मतलब पहले ही मिल जाएगा, बहुत मतलब आसान है। केवट राज की राजा शांतनु से क्या शर्त थी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देवव्रत किसके पुत्र थे, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या करती थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार बस आप मतलब रीडिंग करेंगे, कहानी की तरह उसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं सारों का आंसर बहुत इजी वे में बता भी दूंगी। ऐसा कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं बनता है तो। अदरवाइज़ अगर बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का तो मैंने बता भी दिया है, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो छूटी हुई हैं, तो अगर वो नहीं बनते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और आपके मन में कोई सवाल हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए हो क्वेश्चन पेपर, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और विथ आंसर चाहिए तो भी आप मुझे स्पेशली उसमें मेंशन कर दीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो फिर चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।